ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर से स्वागत है। आप देख रहे हैं बिंदास बोल। और आज के स्पेशल बिंदास में हम आपके सामने लाए हैं शाही इमाम का विषय, जिस विषय पर भारत के किसी भी टीवी चैनल ने कभी भी मुंह नहीं खोला था। उस पर लगातार 9 दिन हमने पिछले बार सीरीज चलाई थी कि आखिर इतने सारे वारंट होने के बावजूद भी शाही इमाम पर कार्रवाई क्यों नहीं हुई। अब रामपाल बाबा अंदर हैं और उनके लिए 40,000 की फौज लगाई गई थी। शाही इमाम तो दिल्ली के राजधानी में, देश की राजधानी में बैठते हैं और उस कई ज्यादा गुनाह गुराते हैं और धर्म का राजनीतिक इस्तेमाल करते हैं। अब तो कोर्ट ने भी उनको गैर कानूनी तय किया है और जिस संस्था के मालिकाना हक के प्रॉपर्टी में बैठते हैं उन्होंने भी इनको गैर कानूनी कहा है। ऐसे में ओवैसी के बाद या ओवैसी के साथ रामपाल के बाद इसका नंबर कब, यह आज का विषय है। और आज हम ये एक पूछ रहे सवाल कि अगर देश लोकतांत्रिक है तो कोई इमाम शाही कैसे हो सकता है, और इस पर देश में बहस है। सरकार इस पर हस्तक्षेप करके जल्दी निर्णय करे, यह अपेक्षा देश की जनता चाहती है। हम अब कार्यक्रम को थोड़ा अलग दिशा में लेके जाते हुए, केवल बातें ना करते हुए कुछ आपको साक्ष्यों के साथ विजुअल्स दिखाते हैं। पहले हम आपको जामा मस्जिद का मैप दिखाते हैं कि जामा मस्जिद क्या है, कैसी है। जरा इसको देखिए, इसके साथ कुछ बातें सोहेल जी हमको बताएंगे। देखिए, जामा मस्जिद का जो शुरुआत हम करते हैं, जब इमाम से बात हो रही तो शुरुआत से शुरू करते हैं। हाँ। जामा मस्जिद का ये मैप है जिसमें 1 नंबर गेट, जिस तरह भी आपने बताया कि आम आदमी के आने के लिए, वैसे तो अब तीनों गेटों से आ सकते हैं, लेकिन इसके चारों तरफ आपको जामा मस्जिद का जो बीच का एक हिस्सा है, उसके अलावा जो चारों तरफ आपको पार्क और ये सब कुछ नजर आ रहा है, इसमें सबसे पहले मैं जाना चाहूंगा गेट नंबर 7 जिसमें लिखा हुआ इमाम रेजिडेंस, आपको नजर आ रहा होगा। हाँ हाँ। ये एक गेस्ट हाउस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बना के दिया था। बल्कि मस्जिद के बाद सबसे बड़ी जगह उस पे है जी। ये एक गेस्ट हाउस था, गवर्नमेंट गेस्ट हाउस है, जो डीडीए ने बनाया था। और डीडीए ने बना के वीपी सिंह साहब के टाइम में ये दिया था कि जो जामा मस्जिद में आने वाले बाहर से, जो हिंदुस्तान या हिंदुस्तान से बाहर से आने वाले ज़ायरीन हैं, उसमें इनके रहने का इंतजाम किया जाए। क्योंकि इमाम अहमद बुखारी के वालिद और इमाम अहमद बुखारी जामा मस्जिद के इमाम थे और उनके बहुत ज़्यादा करीबियों में थे, तो उसकी चाबी इमाम साहब को दे दी गई। 3 दिन बाद ये हुआ कि गेस्ट हाउस के अंदर आज तक एक गेस्ट तो आया नहीं, लेकिन इमाम साहब अपने पूरे परिवार के साथ उस गेस्ट हाउस में गेस्ट के नहीं, मालिक की हैसियत से रह रहे हैं। इसके बराबर में एक लेडीज पार्क जनाना शौचालय होता था, जिसको उस वक्त में बनाया बंद कर दिया गया था, लेकिन उस पर भी इन्होंने बाद में कब्जा कर लिया। लेडीज के शौचालय पे भी कब्जा कर लिया जी। और उस शौचालय में, क्योंकि पार्क में जो लोग आते थे, जामा मस्जिद की सराउंडिंग में जो चारों तरफ दिखाई दे रहा है, ये डीडीए का सारा लैंड है। उस शौचालय को इन्होंने तोड़ दिया। कुछ महीने तो ताला लगा रहा, उसके बाद उसको तोड़ दिया। और मेरी जानकारी से, मैं बिल्कुल पक्का नहीं कहता, लेकिन मुझे इतनी जानकारी मिली है कि उस लेडीज शौचालय के अंदर अपनी व अपनी फैमिली के लिए अंडरग्राउंड स्विमिंग पूल बनाया गया। उसके बाद जी स्विमिंग पूल बनाया गया, और वो भी अंडरग्राउंड, क्योंकि अगर घर की औरतें या खुद स्विमिंग पूल में होंगे तो ऊपर से जो जामा मस्जिद से जो लोग हैं, अगर वो देखे नहीं तो वो अंडरग्राउंड उस बाथरूम को तोड़ के बना दिया गया। उसके बराबर में एक और दिखाई दे रहा है, ये शायद दुनिया की किसी मस्जिद में नहीं होगा, किसी मस्जिद में नहीं है। और ये जहां से आए वहां तो पता नहीं कब कब नहाते थे। नहीं, ये अगर वहां जहां से ये आए हैं या वहां या पूरी दुनिया की मस्जिदों के लिए मैं आपको बता दूं, आपकी जानकारी के लिए, मस्जिद में एक कमरा जरूर होता है, इमाम का होता है, उसको हुजरा कहते हैं। और वो इतना बड़ा कमरा होता है कि वो उसमें सिर्फ लेट जाएं, बैठ जाएं, आराम से बैठ के खाना खा लें और अब खाली वक्त में नमाज पढ़ लें या कुरान की तलावत कर लें। लेकिन उस मस्जिद में फैमिली नहीं रह सकती। क्यों नहीं रह सकती? अगर बीवी के साथ रहेंगे, जो दुनियावी जो सारे काम मियाँ और बीवी और बच्चों के साथ होते हैं वो सब होगा, वो मस्जिद में मनाई। ये तो खानदान ही रह रहे हैं यहाँ, ये खानदान के खानदान यही रह रहे हैं। मैं वही बताना चाहता हूँ, जो बराबर में डिस्पेंसरी जो एक ब्लॉक दिखाई दे रहा है, वो कॉरपोरेशन ने एक डिस्पेंसरी बनाई थी। उस डिस्पेंसरी को में जो वहाँ जामा मस्जिद के चारों तरफ बहुत सारे बेचारे जो बैगर्स होते हैं या भिखारी होते हैं वो रहते थे। कुछ के कोढ़ थी, कुछ को और बीमारियां थी, तो उसके लिए बनाई थी कि ये लोग आके यहाँ इलाज कराएं। कुछ महीनों वो चली, उसके बाद इन्होंने ये कहा कि यहाँ कुछ नहीं होगा, ये सब जो आपने स्मैकियों के और जो चरसियों के अड्डे बना दिए, उनका इलाज हो रहा है, इसको बंद करो। डॉक्टरों को धमकाया और भगा दिया, डॉक्टर भाग गए। ये धमकी देने के लिए फेमस है जी। धमकी दी, भगा, डॉक्टर भाग गए। 2 महीने 3 महीने वो बंद रहा। जब वो गेस्ट हॉस्पिटल बंद हो गया, कुछ दिन बाद इनके जो इनसे छोटे भाई हैं,
हसन बुखारी साहब, वो अपनी फैमिली के साथ आए और उस गेस्ट हाउस का ताला तोड़ के उसमें बैठ गए। आज उनकी फैमिली वहां काबिज है, कब्जा कर रखा है, उसी फैमिली में रहते हैं, वहीं रहते हैं। और दूसरा विजुअल आप उसी नक्शे को अगर आप वापस लेके जाएंगे तो एक गेट नंबर 4 के बराबर में एक कॉन्फ्रेंस हॉल डीडीए ने बना के दिया। उस डीडीए को ने जो है जब बना के दिया, वीपी सिंह के ही टाइम में वो भी बना, ये इसलिए बना के दिया कि इस कॉन्फ्रेंस हॉल में अगर मुसलमानों के कुछ मुतालबे हैं या इमाम साहब के साथ, क्योंकि इमाम साहब उस वक्त अब्दुल्ला बुखारी एक नेता की तरह रूप में उभरना शुरू हुए थे, तो ये हुआ कि अपने इस कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर आप जो इमाम साहब हैं उनके साथ बैठ के मुसलमान अपनी जो भी बात ख्याल जो है वो उनके आगे रख सकते हैं, ये दिया गया। इस पे आज जो याहिया बुखारी साहब हैं उनकी फैमिली पिछले कम से कम कोई 15 साल से काबिज है, उसमें वो रह रही है। मतलब मैं मोटी मोटी बात ये बताना चाहता हूं कि ये जामा मस्जिद के जो चारों तरफ जो बिल्कुल ये नक्शा को बदल दिया है। हम आपको एक विजुअल दिखाते हैं जिसमें हाईकोर्ट के बोर्ड की क्या स्थिति है, दिखाते हैं। देखिए हाईकोर्ट बोर्ड लगा हुआ है ना वहां पर जी, हाई कोर्ट का बोर्ड मीना बाजार में नीचे लगा हुआ है। मीना बाजार में नीचे हाई कोर्ट ने, वो भी मैं आपको बता देता हूं कि ये 2004 में इस पे क्या लिखा है, ये पिटीशन डाली थी। इसमें ये लिखा हुआ है, इस बोर्ड के ऊपर ये लिखा हुआ है कि यहाँ फेरी लगाना, दुकान लगाना, किसी भी तरह का कारोबार करना गैर कानूनी है। अगर कोई ऐसा करेगा तो उसके खिलाफ कौन सा एक्ट है इसके अंदर लिखा हुआ 162 है या कुछ है, उस एक्ट के अंदर इसके खिलाफ जो है कार्रवाई की जाएगी। इसमें पार्किंग तक लिखा हुआ है कि पार्किंग करना भी इसमें मनाही है। और ये विजुअल है जो वहां पर शॉप है, मतलब ये बोर्ड लगा है कि यहाँ पर बोर्ड लगा नहीं जा सकता। नहीं, मैं उससे पहले आपको ये बताना चाहता हूँ ये बोर्ड किस लिए लगा। ये बोर्ड इसलिए लगा कि ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जामा मस्जिद को की सफाई के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ये कहा कि इनको शिफ्ट कर दिया जाए इन दुकानों को। और यहाँ लगभग 300-350 दुकानदार थे जो तहबाजारी करते थे, दुकान सुबह लगाते थे, शाम को ले जाते थे। इमाम साहब ने अपनी हठधर्मी और दादागिरी से 300-350 दुकानों की जगह लगभग 2361 दुकानें, 2361 जी 2361 दुकानें गोगलपुरी, मंगोलपुरी और दिल्ली के दूसरे वो एरिए जिसकी प्रॉपर्टी का आज जो वैल्यू है वो करोड़ों में, अरबों में ही, खरबों में है। 2361 दुकानें जो है अलॉट की गई। और अलॉट करने के बाद ये सब कुछ साफ कर दिया गया बाजार। जब ये बाजार साफ कर दिया गया और दुकानें वहां अलॉट कर दी गई तो मजबूरी ये हुई कि मेरी अगर 4 औलादें थी तो मैंने 4 औलादों के, मैंने एक मेरे नाम से दुकान थी, 4 औलादें, मेरा एक 15 साल का बच्चा है उसकी भी दुकान थी, जो 8 साल का बच्चा है उसको भी दुकान मिल गई, जो 9 साल का बच्चा है उसको भी दुकान मिल गई। तो उन जगहों का और उन मार्केटों का ये हाल है कि आज की तारीख में वो मार्केट 5% आबाद है, 95% वो मार्केट बंद पड़ी हुई है। सवाल उसका नहीं है, सवाल एक चीज का है, आखिर ये सब कैसे हुआ? शर्मा जी वही मैं आपको, मैं मेरी बात उसके हिसाब से एक बात तो बहुत साफ है, पॉलिटिशियन नहीं, मैं वही पॉलिटिशियन में वही आ रहा हूं, पार्टी के क्यों ना हो। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। उन्होंने इनको पाला पोसा और पाल पोस करके वोटों के बड़ा किया। मैं घिनौने और इलीगल कानून, यानी कानून को तोड़ते हुए कानून के विरुद्ध में लोगों ने इन सब चीजों को समर्थन किया। शर्मा जी मैं आपकी बात को एक आपकी और बताना चाहूंगा। मैं एक बात कहना चाहूंगा, संजय गांधी, इस बात को मैं अप्रिशिएट करता हूं, अकेला वो बंदा था जिसने उस समय स्पष्ट रूप से सारे कचरे को साफ किया था जामा मस्जिद के चारों ओर। बुखारी जी को कहा था आप इंडिया छोड़ के चले जाइए अगर आप अभी भी ये गैरकानूनी काम करेंगे तो, उसने रोक दिया था सारा के सारा। उसके बाद फिर किस पॉलिटिशियनों ने इनको सपोर्ट नहीं किया? नहीं, मैं वही शर्मा जी आपकी बात को आगे बढ़ता हुआ कहना चाहूंगा। बीपी सिंह का नाम आपने अभी लिया, मोरारजी भाई का नाम आपने बताया, इसके बाद कांग्रेस, करीब सबने, और अब भाजपा, बीच में अटल बिहारी वाजपेयी जी भी आए थे, उन्होंने तो हज की यात्रा चालू कराई है सिर्फ वोटों के खातिर। आखिर ये सब क्यों? कब तक आप सेटिस्फेक्शन देते रहेंगे? कब तक वोटों के खातिर ये सब गंदगी करवाते रहेंगे? कब तक इस तरह से अनर्गल गैर कानूनी कार्यों को बढ़ावा देते रहेंगे, संरक्षण देते रहेंगे? आखिर कब तक? बिल्कुल। हम आपको एक वाक्य कह दूं, शर्मा जी ने काफी जोश से राजनीतिज्ञों के बारे में कहा है और भारतीय जनता पार्टी को भी इसमें लपेटा है। तो मैं केवल एक वाक्य कहना चाहूंगी, अगर भारतीय जनता पार्टी से ये बुखारी साहब खौफ नहीं खा रहे होते तो हमारे प्रधानमंत्री को अपने ये जो फंक्शन में जरूर आमंत्रित करते। उनको नहीं बुलाने का मतलब ही ये है, वो जानते हैं कि ये जो एनडीए की सरकार मोदी को के साथ खड़े उस कतार में शर्मा जी खाने का नहीं है। जब हमारा संविधान
जब हमारा संविधान नहीं, केवल आप- स्वतंत्रता आपने देता है अभी- किसी भी धार्मिक व्यक्ति को मैं किसी आपकी प्रकार बात की से सहायता देने को आपकी नहीं बात कहता, से बिल्कुल तो सहमत फिर हूं। मैं आपके आपकी ही इस एक बात का प्राइम जवाब मिनिस्टर दे रही हूं आपके कि ही एक आपने प्राइम भारतीय मिनिस्टर ने जनता पार्टी इनको को सहायता भी देने का चलिए, खुला ऐलान किया। घेरे में इस लेकर प्रधानमंत्री आए ने हैं। नहीं इसलिए दिया है मैं तो कह रही हूं कहेंगे ना। पाकिस्तान के किया तो प्रधानमंत्री इसी को पार्टी बुलाया ने। है, बिल्कुल, किया तो पार्टी- इसी पार्टी के मैं प्रधानमंत्री बिल्कुल- ने नहीं ना। बुलाया है। मैं बिल्कुल, अपने- चलिए मैं एक विजुअल आपको दिखाता हूं, अगला विजुअल मैं पहले एक बात कहना चाहूंगा अनिंदा जी के लिए, जो अभी आपने बात कही, बहुत अच्छी बात कही। मैं तो एक बात जानना चाहता हूं, आपके ही चैनल के माध्यम से पूरे हिंदुस्तान से पूछना चाहता हूं। आप वकील हैं, मेरी बहन जो है ये बहुत बड़ी पॉलिटिशियन है, बीजेपी की प्रवक्ता है। अगर अपने बेटे की या अपने बच्चे की किसी की शादी करेंगे तो सबसे पहला न्योता आप किसको देंगी? जाहिर है जो पॉलिटिक्स के अंदर आपके साथ आपके कंधे से कंधा मिला के चल रहे हैं उनको बिल्कुल, देंगे, या वो हो वकील सकता साहब? वकील साहब मेरी एक है। मिनट नहीं, वो एक हो मिनट सकता पहले है। मेरी बात सुन लीजिए बात वकील कह साहब। बात के ऊपर आप सुन लीजिए, दोनों ने मैं बात नहीं नहीं कही। मैं चलिए, आप चलिए, आपकी बात उस सुन पे रहा हूं, हम मेरी चर्चा सुन कर लीजिए। चुके हैं। का ये व्यक्तिगत नहीं नहीं नहीं, व्यक्तिगत नहीं सोहेल जी हम इस पे चर्चा कर चुके हैं। नहीं लास्ट नहीं टाइम ये चर्चा दर्शन जी देखिए देखिए, होता क्या है, नहीं धर्मगुरु की बात ये नहीं है। नहीं, आदमी का एक आदमी का एक अपना एक ये मेयार एक होता तो ये है, धर्मगुरु एक नहीं है, स्टैंडर्ड होता है। एक तो ये धर्मगुरु नहीं है। एक मिनट, आप दो स्टैंड नहीं ले सकते। अगर आप उनको शाही इमाम मानते हैं तो आपको ऑब्जेक्शन सही है कि उन्होंने प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नहीं मैं इमाम, मैं शाही तो मानता ही नहीं, मैं सिर्फ इमाम मानता हूँ। शाही तो word लग ही मैं नहीं इस सकता बारे में है। बहुत साफ कहूंगा, कानूनी रूप से अगर वो व्यक्ति व्यक्तिगत अपने परिवार में कुछ भी कर रहा हो, वो जिसको चाहे बुलाए, जिसको चाहे न बुलाए। मैं बात उसकी नहीं करता, पाकिस्तान मैं उसकी वालों बात को करता बुलाए। नहीं, मैं ये सवाल कह रहा इस हूँ। बात का देखिए है। मेरी एक बात सुनिए शर्मा जी, मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूँ। मेरा कहने का आपने मेरी बात पूरी सुनी नहीं। देखिए एक आदमी अपने दोस्तों को बुलाता है सबसे पहले, पाकिस्तान मुझे को बुलाता पाकिस्तान है। को छोड़ दीजिए, पाकिस्तान का भी तो मामला बीच में आएगा। अपने दोस्तों को तो बुला नहीं रहे, किस हैसियत से वो इमाम थे, दुनिया के इमामों को बुलाते? उसके बाद पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को दावत देते, अमेरिका के दब्स को देते, वो आते या नहीं आते सबको छोड़ दिया। अगर पाकिस्तान के प्राइम चलिए, मिनिस्टर को चलिए, अब बुलाया। हम व्यक्तिगत नहीं, कार्यस्थल है। नहीं, मैं- कार्यस्थल है पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर हिंदुस्तान अगर- में, उनके शर्मा भी उनके जी, वीजा शर्मा लेकर जी, आएगा क्या? हम उनका वीजा निमंत्रण तो हिंदुस्तान से लेगा। हम निमंत्रण विषय अगर पे वो ज्यादा बात नहीं व्यक्तिगत करते। कार्यक्रम है तो उसके लिए आप कुछ नहीं कह सकते। चलिए, हम कानूनी निमंत्रण रूप विषय से- पे पहले बहस कानूनी कर रूप चुके से हैं। आपको देखना शर्मा होगा जी ये बात। व्यक्तिगत कार्यक्रम उनका एक आज मिनट, कोर्ट सोहेल ने जी, माना, सोहेल जी, सोहेल कोर्ट जी। ने आज माना, इससे सोहेल पहले ये जी, व्यक्तिगत नहीं था, ये सोहेल जी, एक हिंदुस्तान मिनट, एक का मिनट। कार्यक्रम था। आप इस विषय पर देखिए, आपके हिंदुस्तान का पास कार्यक्रम एक्सक्लूसिव वो चीजें तो हैं। यही मानते हैं, वो तो यही माने मानते वो हैं। उनके मानने सोहेल से जी, आप उन चीजों को दिखाए ना जो एक्सक्लूसिव है। जी। ये तो ये चीजें सारे जी, चैनलों पे मैंने चर्चा और- हो चुकी है, जी, जी, उसमें वो हमको फोटो- कोई रुचि नहीं जी, है। फोटो हम दिए- चाहते हैं कि वो चीजें बताए जो आपको दूसरे चैनलों ने बताने नहीं दी, बोलने नहीं दी, वो बात आप यहाँ बोलिए। जी। उसके लिए हम आपको खुली छूट देते हैं। अगले कुछ वीडियो दिखाते हैं। नहीं, जो दुकानों का फोटो है वो दुकान हुई है। अच्छा, ये आपके ऊपर हुए हमले। ये तो हमले हैं मेरे ऊपर। तो जो हमला हुआ वो तो मैं 26 कंप्लेंट्स कर चुका हूं उनके खिलाफ, जिसमें से 12 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। और वकील साहब यहां बैठे हैं, 354B आप बहुत अच्छी तरह समझते हैं। मैं खुल के कोई बात करना नहीं चाहूंगा क्योंकि मेरे घर की बच्ची है, मेरी अपनी बेटी है, एक लौती बेटी है मेरी। 354B का एक नहीं 2 बार उसके साथ कोशिश की गई, मुकदमा दर्ज है, लेकिन कहीं से कहीं तक कुछ कार्रवाई नहीं होती। एक आदमी को वक्त रहते मेरी बच्ची ने पकड़ लिया। उस बच्चे जो लड़का था जिसको पकड़ा गया, उसको पुलिस को बुला के उसके हैंडओवर कर दिया गया। 2 लड़के भागने में कामयाब हो गए। जो 2 लड़के जो पकड़ा गया, वो लड़का जामा मस्जिद के गेट नंबर 1 से मात्र 15 मीटर की दूरी पे रहता था। लेकिन पुलिस ने 2 लोगों को भगा दिया कि जी वो तो जमात में गए हुए हैं। दिल्ली पुलिस का मामला था, उन्होंने कहा जमात में गए हुए हैं ये लोग और आ नहीं सकते। लगभग 2.5 महीने बाद जिस लड़के को पकड़ा गया था उसकी जमानत हुई। उसके जमानत के 8 दिन बाद दोनों लड़के पेश हो गए कोर्ट में, और 3 दिन बाद उनको भी जमानत दे दी गई। आज तक शर्मनाक चीज इस तरह की है कि मुझको कोर्ट में इस तरह मारा। नहीं, इस शर्मनाक चीज के लिए मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूंगा, आज भी महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं, होते हैं। बिल्कुल, चलिए हम ना थोड़ा दिल्ली थोड़ा पुलिस- विषय पे रहते दिल्ली हैं। पुलिस हम और कोर्ट- विषय पे रहते केवल हैं। इमाम नहीं, विषय रुकिए, इमाम, दिल्ली की बात पुलिस कर- बाद नहीं, में। एक मिनट प्लीज, हाँ, पूरी हाँ। बात करने दीजिए। हाँ, आप यहाँ पे वी आर नॉट माउथ पीस ऑफ योर स्टूडियो। नहीं, इसके लिए हमने आपको बुलाया नहीं माउथ पीस के लिए। एक मिनट रुकिए, पूरी बात करने दीजिए। हाँ। दिल्ली पुलिस और कोर्ट हाँ। केवल उन्हीं महिलाओं के बारे में बात करने को तैयार होती है और उन्हीं को सपोर्ट करती है जिनका कहीं पॉलिटिकल हंगामा मच चुका होता है। लेकिन जो सामान्य व्यक्ति हैं, जैसे कि माननीय बंदे के बहन के साथ हुआ या बच्ची के साथ में हुआ, पुलिस कोई संज्ञान लेने को तैयार बिल्कुल नहीं होती। ऐसा ही एक और यहाँ पे आज के टाइम में ब्लैकमेलिंग जो लड़कियां हो रही हैं, उनके बारे में पुलिस कहती है कि ये तो झूठा किस्सा है। बिल्कुल। ऐसी सोहेल पोजीशन जी- में ये पॉलिटिकल जो प्रोटेक्शन हो रहा है,
ये कैसे रोका जाए, तो ये भी एक राज्य की बिल्कुल जिम्मेदारी हम उस पर अलग से कार्यक्रम करेंगे। हम आज शाही इमाम समय कम बचा है, बात का जवाब दीजिए। 354 बी के ऊपर, 354 के ऊपर पुलिस ने आज तक जामा मस्जिद के इमाम के ऊपर एक्शन क्यों नहीं किया? बिल्कुल क्यों नहीं किया, ये ये इसका सवाल है। प्रोटेक्शन दे रहा है, आज कांग्रेस ने दिया तो क्या बीजेपी भी दे रही है? आखिर क्यों नहीं? क्यों आप सवाल को टालते हैं इस बात को? आज बिल्कुल चलिए, आज उनका यहाँ प्रतिनिधि कोई नहीं है, मैं थोड़ा कार्यक्रम का समय कम बचा, इसलिए सोहेल जी मैं आपको कहना चाहूंगा कि कम समय में आप बाकी विषयों को समेट लीजिए, जिससे कि हम शाही इमाम का असली रूप लोगों के सामने बता शाही सकें। इमाम क्यों बोलते हैं? इमाम बोलिए, हाउ कैन यू से शाही इमाम? बिल्कुल, ये मैं शब्द वापस लेता हूं, क्योंकि मैं ही कह रहा हूं कि इमाम शाही कैसे हो सकता है जब देश में लोकतंत्र है। हाँ जी, ये और फोटो देखिए, जब ये 2361 दुकानें शिफ्ट कर दी गई तो ये साफ हो गया। लेकिन उन दुकानदारों को मैं फोटो आपसे गुजारिश करूंगा जरा कि फोटो वो दिखाइए आगे, हाँ। फोटो जो है मार्केट की दिखाएं। ये दुकानें वहां दोबारा लगनी शुरू हो गई, और ये वही लोग थे जो 300 350 जो बेचारे वहां ओरिजिनल थे। लेकिन अब जब ये दुकानें लगनी शुरू हुई तो इनको 300 रुपए से लेके अलग अलग जगहों की जो अलग अलग वैल्यू थी उसके हिसाब से किसी से 300 और किसी से 400, किसी से 200, 350 दुकानें लगती थी, जिसका लगभग मेरे हिसाब से, जो मैंने मोटा मोटा एक हिसाब लगाया, 200 रुपए के हिसाब से भी आप मान के चलें, 300-400 भूल जाएं तो 4 लाख रुपए रोज की इनकम यहां से हो रही थी, जो उगाई हो रही थी। आपने कंप्लेंट की? बिल्कुल मैंने कंप्लेंट की। मैंने कंप्लेंट किस किस को की, आप सुन लीजिए पहले पूरी बात। कितना बढ़िया एक्शन हुआ है वो भी आप सुनेंगे तो आप हैरत रह जाएंगे। आपके मैं चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, कंप्लेंट दिखाई जाए जरा सा, कंप्लेंट जो मैंने कंप्लेंट की, कंप्लेंट की कॉपी दिखाई जाए। कोई पॉलिटिशियन इसके ऊपर एक्शन नहीं लेगा इनके अगेंस्ट में, ये मैं जानता हूं, कुछ नहीं हुआ। ये कंप्लेंट है जिसमें मैंने कमिश्नर साहब को खुद जाके कंप्लेंट दी। मैंने इसी कंप्लेंट के अंदर जो ऊपर मोहर लगी हुई है कमिश्नर स्पेशल सीपी लॉ एंड ऑर्डर को दी। ये कंप्लेंट मैंने एसडीएम दरियागंज को दी। ये कंप्लेंट मैंने डीएम दरियागंज को दी। ये कंप्लेंट मैंने मेयर को दी। ये कंप्लेंट मैंने एसएचओ को दी। ये कंप्लेंट मैंने एसीपी दरियागंज को दी। हर उस आदमी को मैंने कंप्लेंट दी, लेकिन उसके बावजूद ये चलता रहा। और 1.5 महीने के रोज के फोटो मेरे पास मौजूद हैं अखबार की डेट के साथ कि ये बाजार वहां चल रहा था। अफसोस की बात, यही कंप्लेंट किसी हिंदू जी मेरी बात, मैं शर्मा जी मेरी बात जरा सा पूरी होने दीजिए, मेरी पूरी होने दीजिए। आसाराम बापू की तरह जेल मैं वही बात आपसे कहना चाहता हूं शर्मा जी, जो बोर्ड का जो क्लिप आपने दिखाया था, जरा मैं उसको दोबारा चाहूंगा, जो बोर्ड हाई कोर्ट का बोर्ड लगा हुआ है। आप हैरत किस बात का करेंगे, ये शख्स वहां नाजायज उगाई तो कर ही रहा था। इस बोर्ड के नीचे आपको ये एक रस्सी दिखाई दे रही है। इनकी हिम्मत देखिए, हिंदुस्तान की इतनी बड़ी अदालत ने यह बोर्ड लगाया है कि यहां बाजार नहीं लग सकता, यहां तय बाजारी नहीं हो सकती, यहां फेरी नहीं लग सकती। इसी बोर्ड पे रस्सी बांध के दुकान लगा के इस बोर्ड के नीचे दुकानदारी करी जा रही है और बेची जा रही है। कोर्ट क्यों नहीं फाइल किया? इसको क्या फाइल करूं, मुझे बताइए आप, मैं किस चीज को फाइल करूं? मैं किस, इसलिए आपको सपोर्ट करूंगा। चलिए शर्मा जी मैं बिल्कुल आपको सारी प्रूफ देता हूं। सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली। और ये सुन लीजिए, जिस दिन ये दस्तारबंदी का ऐलान हुआ, अहमद बुखारी ने, ये सब लोग जिनको मैं ये कंप्लेंट देकर आया हूं, मेरे पास पूरे तथ्य मौजूद हैं, फोटोओं के साथ देकर आया हूं। मैंने जब इनको कहा तो इन्होंने नहीं सुना। 1.5 महीने 2 महीने तक दुकानें लगती रहीं, लेकिन एक दिन अहमद बुखारी ने कहा कि मैं अपने बेटे की दस्तारबंदी चाहता हूं, करूंगा, और ये एरिया मुझे पूरी तरह साफ चाहिए। जुम्मे की नमाज में उन्होंने ऐलान किया। शाम को 6 बजे एसीपी दरियागंज पूरी फोर्स के साथ आए। जिस आदमी का दुकान का सामान कौन सा दुकानदार उठा के ले गया, किसका दुकान का सामान कहां गया, डंडे के जोर पे आधे घंटे के अंदर वो एरिया साफ करा दिया गया। और 29 तारीख तक तो साफ रहेगा जब तक उनके बेटे की दस्तारबंदी पूरी नहीं हो जाती। जैसे ही बात हो जाएगी तो 4 लाख रुपए बहुत बड़ी इनकम होती है रोज की, ये दोबारा लग जाएगा। और मैंने अपनी कंप्लेंट में साफ साफ लिखा है कि ये वायलेशन सिर्फ इमाम नहीं कर रहा, इसमें पुलिस को भी पैसा जा रहा है, इसमें कॉर्पोरेशन को भी पैसा जा रहा है। और जो पैसा, ये मैंने अपनी कंप्लेंट में लिख के दिया, ये मैंने लिख के दिया। हाई कोर्ट में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट फाइल कीजिए, बाकायदा पुलिस ऑफिसरों के नाम लिखिए और पॉलिटिशियन के नाम दीजिए जो कि इनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, और इनके अगेंस्ट में कीजिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। शर्मा जी मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, सुन लीजिए। जब मुझ पे 23 बार मेरी कंप्लेंट हुई, और 23 बार कंप्लेंट होने के बाद मैंने जो है 8 या 10 मुकदमे हुए, मेरी बच्ची के साथ भी सब कुछ ही होता रहा, तो मजबूरी में मेरे घर के बाहर आग भी लगा दी गई, बाहर से पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी गई, एसिड से हमला किया, कई बार। हर चीज के फोटोग्राफ मेरे पास मौजूद है, मेरे पास कंप्लेंट मौजूद है जो मैं प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति तक को देकर आया हूं अपनी सिक्योरिटी के लिए। उसके बाद मैं शर्मा जी 2 मिनट, उसके बाद मैं हाई कोर्ट में गया, अपनी सारी परेशानी उनके आगे रखी। उन्होंने कहा कि ठीक है आपको पीएसओ चाहिए, मैं उनका बिल्कुल मुझे पीएसओ नहीं चाहिए। अगर मैं आज की तारीख में
किसी के पत्थर मार रहा हूं और वो आदमी आके मुझे काटता है तो मुझे काटने मुझे कोई परेशानी क्योंकि पत्थर मैंने मारा है। लेकिन सुन लीजिए, नहीं मैं मेरी शर्मा जी, नहीं शर्मा जी, मैं बात कर रहा हूं मैं, लेकिन मुझे मेरी फैमिली और मेरे बच्चों का कोई कसूर नहीं है, उनके लिए प्रोटेक्शन दे दीजिए। ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कहा कि 24 आवर एक गनमैन आउटसाइड द हाउस ऑफ पिटिशनर बैठेगा 6 महीने तक, लगभग 6 ऑर्डर के 6 महीने बाद तक बैठता रहा। आज से 2 महीने पहले, 2.5 महीने पहले एक वारदात दोबारा होती है, उसके बाद उसके बैठने के बावजूद भी मेरे यहां एसिड हमला हुआ, 2 बार पथराव हुआ। 2.5 महीने पहले मेरे घर के ऊपर लगभग 30 से ज्यादा जो ट्यूबलाइट है, बड़ी 2 फुट की जो ट्यूबलाइट होती है, उसके साथ हमला हुआ। मेरी बच्ची घर में अकेली थी, मैं और मेरी मिसेज घर में थे नहीं। इसने फौरन 100 नंबर पे कॉल किया और मुझे फोन किया, मैं भागकर आया। तो जब उन्होंने उसको उठाया तो कहा लगभग 30 ट्यूबलाइटें यहाँ थोड़ी पोड़ी गई हैं। मैंने कहा इसका मुझे कंप्लेंट लिख दीजिए, मुझे अहमद बुखारी एंड ब्रदर्स के सिवा मेरा आज तक किसी से झगड़ा नहीं। मैं कारोबारी आदमी हूँ, बिजनेसमैन हूँ, मेरा कोई जमीन का, जायदाद का, पैसे का, किसी तरह का, और मैंने किसी के खिलाफ कंप्लेंट नहीं कही, किसी की कंप्लेंट मेरे खिलाफ नहीं, मुझे सिर्फ उन पे शक है। तो उन्होंने कहा आप ऐसा कीजिए, ये लिखिए कि हमें अननोन लोगों पे है। मैंने कहा बिल्कुल नहीं, आज मैं आपकी बात नहीं मानूंगा। मैं यही कहूंगा कि मुझे शक और सिर्फ शक इन 4 भाइयों पे, आप इनको ग्रीन सिग्नल दे दें। उन्होंने मेरी जिद पे वो तो कर दिया, लेकिन दूसरे दिन सुबह जो हाई कोर्ट, ऑनरेबल हाई कोर्ट के ऑर्डर से जो पुलिस वाला मेरे घर पे आता था, उस पुलिस वाले की एंट्री नहीं हुई जो घर के बाहर आके बैठता था। मैंने दोपहर में जो उस वक्त के एसएचओ थे, जो एसएचओ का काम देखे थे, ओपी मीना, उनको टेलीफोन करके कहा कि ओपी मीना साहब मेरे यहाँ नहीं आता। कोई बात नहीं, बाहर कहीं टहल रहा होगा, आ जाएगा। शाम को ओपी मीना साहब अपने साथ एक आईपीएस अफसर को लेके आए मेरे घर पे, और उसने आते ही कहा कि ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं और ये दिखा रहे हैं, ये सारे प्रूफ मुझे दिखाइए सारी। मुझे ऐसा लगता है उन्होंने कहा कि वो आपको सिर्फ डराने के लिए कर रहे हैं, जान से मारने का उनको आपको कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ आपको डराने के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। और पुलिस वाला आपका कहाँ बैठता है? मैंने कहा ये सामने बैठता है। और आज वो आएंगे? कहा बिल्कुल नहीं आएगा। क्यों आएगा? हाई कोर्ट ने ये कहा है, उन आईपीएस अफसर और ओपी मीना ने ये कहा कि हाई कोर्ट का ऑर्डर है, आउटसाइड द हाउस ऑफ द पिटिशनर पुलिस वाला बैठेगा। 2 किलोमीटर इधर भी आउटसाइड द हाउस है और 2 किलोमीटर इधर भी आउटसाइड द हाउस है। वाह और वो आदमी वही बैठेगा। मेरे पास सारे प्रूफ मौजूद है, मेरे घर की कम से कम 1.5 महीने की मेरे फोटोग्राफ मौजूद है, दिन की रात की, बाकायदा अखबार के साथ, कि मेरे पास कोई पुलिस वाला नहीं आता। पूरी गर्मी वो पुलिस वाला मेरे घर से तकरीबन 200 मीटर की दूरी पे एक एटीएम का मशीन लगी हुई है, एक बैंक की, वो उसमें सोता है। दिन में मेरे घर से तकरीबन 150 मीटर दूर मेन रोड के ऊपर बैठता है, एक तख्त पड़ा हुआ है उस पर बैठता है। मुझको बिल्कुल हाई कोर्ट के ऑर्डर के बाद भी छोड़ दिया गया। जब मैंने कंप्लेंट, उसकी भी कंप्लेंट मैंने कमिश्नर साहब से लेके जितने टोटल लोग हैं उनको लगाई। मैंने ऑनरेबल जो लॉ एंड ऑर्डर के जो स्पेशल सीपी हैं दीपक मिश्रा जी, उनको जाके सब सारी बात बताई। तो उन्होंने अपने टेलीफोन से जो हमारे इस वक्त जो अभी भी डीसीपी बैठे हैं आलोक कुमार जी, उनको टेलीफोन करा और कहा कि मैं सुहेल साहब को भेज रहा हूं, कम से कम इस आदमी को ये तो महसूस मत होने दीजिए कि हम सब लोग इमाम के हाथों बिके हुए। ये उनकी वर्डिंग थे, जो मैं उनकी वर्डिंग को सलाम करता हूं। और उन्होंने मुझे एक चिट लिख के दी, जो मुझे आज भी चिट मेरे पास मौजूद है। प्लीज लिसन दिस पर्सन। मैं गया, मैंने उनको सारी बात बताई। आलोक कुमार जी ने कहा कि मैं आपकी बात को बिल्कुल सुनूंगा। मैंने कहा ये सारी चीजें हैं, मैंने दिया है, और आपने मेरा जो ये ऑर्डर भी लगा हुआ है ऑनरेबल हाई कोर्ट का। तो उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं देखूंगा। 2 दिन बाद फिर मीना साहब आते हैं और वो एसीपी साहब आते हैं। उन्होंने कहा आप कोर्ट जाइए और कोर्ट से ये लिखवा के लेकर आइए दोबारा कि आपके दरवाजे से कितने फीट दूर, कितने सेंटीमीटर इधर, कितने सेंटीमीटर इधर, शर्मा जी ऐसा कौन सा कैसे पॉइंट होता है जहां खड़ा होगा आदमी। कोर्ट के ऑर्डर का इस तरीके से अर्थ निकाला जाता है? कोर्ट का ऑर्डर का कोई भी व्यक्ति गलत मतलब अगर लेता है तो आपको तुरंत कोर्ट के पास जाना चाहिए था। शर्मा जी, ऑनरेबल हाई कोर्ट में जाना इतना आसान काम नहीं है। मैं एक कारोबारी आदमी हूं, मैं इमाम से अपनी पर्सनल लड़ाई नहीं लड़ रहा, मैं कारोबारी, चाहे पर्सनल लड़ाई लड़ रही हूं चाहे सामाजिक लड़ाई लड़ रही हूं, मैं हर बात के लिए अगर हाई कोर्ट जाऊंगा, हाई कोर्ट का ऑर्डर था, आपको तुरंत एप्लीकेशन दोबारा मैं बिल्कुल लगाऊंगा, मैं बिल्कुल लगाऊंगा एप्लीकेशन। कुछ और आपके पास जो तथ्य है, और ये वाकई में आपकी सारी बात सुनने के बाद एक बात बहुत स्पष्ट लग रही है मेरे को आज। नहीं कहना चाहिए, मुझे कहना चाहिए कि शायद अगर संजय गांधी जिंदा होते तो ये पोजीशन हम लोगों को आज नहीं देखनी पड़ती। वो एक व्यक्ति बहुत स्पष्ट जो नहीं है उसके बारे में अकेला नहीं, शाही इमाम की बात कर रहा हूं मैं। उस अकेले व्यक्ति ने शाही इमाम को उस समय तोड़ के रख दिया था, इसके सारे गैर कानूनी कामों को खत्म कर दिया था। बिल्कुल। लेकिन आज कोई भी व्यक्ति इस शाही इमाम को, जिसको आप शाही इमाम कह रहे हैं, मिस्टर बुखारी को,
उसके द्वारा किए जा रहे गलत कामों को रोकने के लिए कोई बोलने को तैयार नहीं है, चाहे वो प्रशासन में हो, चाहे वो शासन में हो, चाहे वो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस तक में हो। बिल्कुल। शर्मा जी, आज तक क्यों? वो जो सिक्योरिटी का मामला है, आज तक वो सिपाही मेरे यहाँ चलिए, दोबारा हम नहीं आया अगला है। विषय लेते हैं, और ये सिक्योरिटी के देखिए आगे। कि मैंने इनकी टाइम कम जितनी बचा है। कमियां थी, अब आपने जो धार्मिक मुद्दा जी, उठाया था मैंने उसको इसके जरा बाद दिखाएं। मैंने जो आरटीआई में वक्फ बोर्ड में अगर लगा ये रहा नहीं था, रोके गए ना तो ये स्थिति पूरे देश में फैल जाएगी पुलिस और पूरे कोई नहीं देश रोक में क्या पाएगा। फैल जाएगी। मैं आपके चैनल से एक बात, बहुत कड़वी बात है, मैंने अभी बीच में इससे पहले जो ओवैसी का प्रोग्राम चल रहा था उसमें कही थी, और मैंने कहा भी था मेरे खिलाफ फतवा निकालना है, निकाल दीजिए। आज की तारीख के अंदर हिंदुस्तान का मुसलमान और जो लोग हैं, मैं दावे से इस बात को कहता हूं, मेरा कारोबार हिंदुस्तान से बाहर है, आधा दुनिया मैंने देख रखी है, जितने ऐश से, जितनी ताकत से और जितनी मर्दानगी से हिंदुस्तान में मुसलमान रह रहा है, मैं डंके की चोट पे कहता हूं, अगर वो अमेरिका के अंदर तो छोड़ दीजिए, इस तरह बांग्लादेश में रह के दिखाए तो जिंदगी भर गुलामी कर लूंगा उसकी मैं। मेरे ख्याल से हिंदुस्तान में कोई मुसलमान हिंदुस्तान है में ही इसलिए नहीं होता कि हिंदुस्तान में मेरे सिर्फ ख्याल से इस तो बात से डराया हिंदुस्तान जाता है। में, माफ कीजिए, मेरे ख्याल से, मेरे विचार से तो हिंदुस्तान में कोई मुसलमान है ही नहीं, एक आध दो मुगहारी जैसे लोगों के अलावा। नहीं, बुखार बाकी सारे वो हिंदू हैं जो कि मुस्लिम धर्म को मान रहे हैं। जी, मैं जिनके देखिए, पुरखों मैं को आपसे काट करके फेंका गया, जी, ये वो नहीं, ये वो देखिए, हिंदू हैं। मैं आजकल टीवी मेरे पे देख हिसाब रहा से हूँ मुसलमान आसाराम है ही बापू और नहीं। ये जो मुस्लिम दूसरे धर्म एक के साहब मानने इसके बाद जय- एक मिनट जरा को मानने वाले 2 मिनट बचे सोहेल जी, आप कुछ फतवे के बारे में बताना जी, चाहते उसके हैं। बाद मैंने उनकी सारी जो नाजायज एक मकान लास्ट की में और जो उनको मैंने नक्शा सत्ताधारी दिखाया उनको था, लास्ट में जो बुलवाएंगे। मैं नक्शे के हिसाब हाँ। से बता रहा हूँ, जो मैंने नक्शा बताया था, और नक्शे के हिसाब से मैंने सारी बातें लिख के दिल्ली आपको के 1 मिनट में खत्म करना जी, है। दिल्ली के सारे फतवे मदरसों वाली में बात भेजा। बताइए जो आपने नमाज वाली बोली थी, जी, क्योंकि वो जी। बहुत बड़ी सेंटिमेंट की जी, बात है। देखिए, उस मैंने जो जामा मस्जिद का जो नक्शे के बारे में सब कुछ दिखाया, कैसे वहां ये रह रहे हैं नाजायज तौर पे, कैसे सब कुछ, इनकी फैमिली, इनके परिवार, इनके भाई की फैमिलियां रह रही हैं। मैंने दिल्ली के बहुत बड़े मदरसे के अंदर, जिनका अपना एक मुसलमानों के अंदर बहुत नाम है, उसमें भेजा, और भेजने के बाद ये सारे सवालात जो आपको आप फतवा देखेंगे, मैंने उर्दू में लिख के जो है भेजा, और उस सवाल के सामने वाले पेज पे उन्होंने मुझे जवाब लिख के भेजा। और उसमें सबसे नीचे मैं आपको चाहूंगा, इस फतवे के नीचे सबसे नीचे जो है ये 3 मुफ्तियों के साइन है, जो एक मुफ्ती के नहीं 3 मुफ्तियों के साइन है। जिस फतवे में मैंने इनसे पूछा था कि क्या जामा मस्जिद के इमाम का यहाँ रहना जायज है या नाजायज है, वो यहाँ सरकारी इजाजत के बगैर कब्जा करके रह रहे हैं, वो जायज है या नाजायज है, इनकी नमाज जायज है या नाजायज है, ये सारी बातें पूछी थी, जिनका मैं आपको बता देता हूं जो उन्होंने जवाब आया था। वो जवाब ये था जो उर्दू में लिखा है, इस तरफ जो लेफ्ट साइड पे जो पेपर है, ये सवाल है जो आप इस वक्त दिखा रहे हैं, बराबर वाले पेज के ऊपर मुफ्ती जो तीनों मुफ्ती कराम हैं उनका जवाब है। ये उसमें लिखा है, इस हाल में जिस जगह पर लिखी हुई जगह पर इमाम साहब बगैर सरकारी इजाजत के रह रहे हैं, तो उनके लिए इस जगह पर रहना नाजायज है और इनकी इमामत हराम है, और ऐसे इमाम की को इमामत के लायक नहीं है। ये कहा गया था, ये कहा गया है। उसके बाद उन्होंने कहा अगर हुकूमत इजाजत दे दे तो उनके लिए लिखी जगह में रहना जायज होगा और इमामत भी जायज होगी, लेकिन जिस जगह पे वो रह रहे हैं आज वहां जायज होगी अगर हुकूमत और उनकी हुकूमत सरकार की तरफ से इजाजत मिलने से पहले जो नमाजें इन्होंने पढ़ाई हैं, जो इनको जिस वक्त इनकी नमाज हराम थी, उसके पीछे पढ़ने वालों की नमाजें तो मानी जाएंगी, मगर इनका गुनाह इमाम के सर होगा। बिना इजाजत मकान में रहने का आजाब और भी इमाम साहब के सर पे होगा। उसके बाद इस फतवे में सबसे नीचे आपको 3 लाइनें, मैं जरा सा कहूंगा जूम करके दिखा दे, और थोड़ा सा नीचे, ये 3 लाइनें जो है, आखिर की 3 लाइनें साइन से ऊपर और मोहर से ऊपर, इस साइड पे, इसी दूसरे पेज पर ही, ये 3 आप बताइए। ये जो है ये अरबी में लिखी हुई है, जो मैंने मुनी मुफ्ती साहब के पास जाके कहा कि ये मुझे अरबी का जो है ये समझ में नहीं आया, उर्दू का तो ऊपर का समझ में आ गया, तो उन्होंने उसमें लिखा कि ये जो इसका मतलब है वो ये है, खुल्लम खुल्ला सब कुछ जानते हुए अगर इमाम साहब सब कर रहे हैं तो इनकी इमामत मकरू हराम है, इसलिए कि गुनाह करने वाला दीन के मामले की इज्जत नहीं करता। ऐसे व्यक्ति को इमामत के लिए आगे बढ़ाने में इस व्यक्ति की तो इज्जत होती है, जबकि लोगों पर उनके दीन के मामले में इज्जत ना करने की बिना पर इनकी शरई तौहीन करनी जरूरी है। तौहीन मतलब जो है बेइज्जती। मैंने उसमें मुफ्ती साहब से कहा कि तौहीन का मतलब तो बेइज्जती हो गया, तो क्या उनकी बेइज्जती की जाए या उनकी मुखालफत की जाए? तो मुफ्ती साहब का यह कहना था मुखालफत तौहीन के अंदर बहुत छोटा लफ्ज है। दीन के इस्लाम के कानून के हिसाब से तौहीन का मतलब आप उनको गाली मत दो, उनके थप्पड़ मत मारो, लेकिन उनके सामने खड़े हो गए, मुंह पे खड़े हो गए, ये तो कहो कि आप ये गैर कानूनी काम कर रहे हैं, आपकी नमाज हराम है, आप बिना सरकारी जगह पे कब्जा करके रह रहे हैं,
और बिल्कुल, आप बिल्कुल, जब ये चलिए, रह रहे चलिए, हैं तो अभी ये अभी आपने अभी कैसे कर समय दिया? की कमी है, लेकिन सत्ता की तरफ से अनिला सिंह जी हमारे पास नहीं, मैं है। एक सेकंड और चाहूंगा। हाँ। जो फतवा आज अहमद बुखारी पे जाबिल ये लागू होता है, वही फतवा उनके साहबजादे पे भी लागू होता है। उनकी नमाज, उनके पीछे भी नमाज पढ़नी मकरूह है, क्योंकि वो भी उसी सरकारी जगह में सरकार की बिना मर्जी के कब्जा करके रह बिल्कुल, रहे बिल्कुल, हैं। मतलब जामा मस्जिद में इसका अगर मतलब, नायब इमाम बनते हैं तो उनकी नमाज भी हराम नहीं तो है। इसका मतलब है कि जामा मस्जिद में जो भी नमाज पढ़ा जाएगा इनके बेटे के पीछे, वो अल्लाह तक नहीं पहुंचे। नहीं पहुंचेगी उनकी, जब उनका जो है उसकी नमाज, ये नमाज फतवा पढ़ने कह रहे हैं, वालों की हम नहीं नमाज कह रहे, और मकरूह ये है। फतवा इनके पास है और मुहर के साथ है। एक अंतिम सवाल आपको 10 सेकंड में जवाब देना, अनिला जी। क्या आपके पहले की सरकारों ने नहीं किया, लेकिन आपकी सरकार करेगी? देखिए, देश का कानून और संविधान जो सर्वोपरि है, उससे जो दो हाथ करेगा तो उसका वही नतीजा होगा जो हमारा कानून कहता है, और सरकार जो है वही करेगी जो कानून कहता है। चलिए, हम आशा करते हैं कि मैं ऐसा अनिला होगा। जी की बात से एक बात का पूछना चाहूंगा। आज से पहले बहुत कुछ होता रहा है इमाम साहब के साथ। एक मैं बिल्कुल कहते हुए मुझे शर्म नहीं आ रही, अगर अहमद बुखारी की जगह कोई और शर्मा जी या सुरेश जी या कोई और आदमी होता, वो ये काम कर रहा होता, तो क्या मुल्क की जेल से बाहर होता? नहीं, आशाराम बापू तो इसके शर्म। एग्जाम्पल है। अब ये जो आसाराम राम, बापू मैं इसके इनको जानता एग्जाम्पल है। नहीं, जो बिल्कुल। रामपाल जी कई हैं, कई मुझे और ये लोग नहीं हैं। पता कि कई उन्होंने चलिए, हम गुनाह क्या आज के किया। विषय के लिए यहाँ पर मैडम रुकते के लिए हैं। थैंक्स हमने मैं एक कहना चाहूंगा। विषय, एक मिनट, मैडम के लिए मैं थैंक्स कहना चाहूंगा। इन्होंने जो कहा बहुत अच्छा कहा है। चलिए। लेकिन मुझे को एक विश्वास है, ये जो भी एक्शन होगा विद इन अ मंथ और विद इन अ शॉर्ट टाइम में होगा। ऐसा नहीं हो कि 5 साल बाद हो। बिल्कुल, हम आशा तो यही करते हैं, क्योंकि मोदी सत्ता में बैठे हैं तो उनसे अपेक्षा देश यही रखता है। इमाम ने बहुत ही ऐसे गैर कानूनी काम किए जिसके लिए एक एपिसोड या 1 घंटे का कार्यक्रम छोटा है। हमारे पास इमाम को लेकर तमाम प्रकार के वो फोटो, वो प्रूफ, वो साक्ष्य, वो कागजात है, जिसको आगे भी हम आपके सामने लेकर आते रहेंगे। फिलहाल आज के लिए तीनों अतिथियों का मैं आभारी हूं कि आपने टाइम निकाला और यहाँ पर आए, और आप दर्शकों का भी आभारी हूं। इस कार्यक्रम को आप कभी भी देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल सुदर्शन न्यूज पर लॉग इन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का पुनः प्रसारण भी आप चैनल पर देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।